थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। अ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा जाता है और वेदों में इसे क्या कहा जाता है? आँख, नेत्र, नेत्र कहा जाता है। जिस तरह की चक्षु। चक्षु कहा जाता है कि नेत्र की इम्पोर्टेंस सभी को पता है कि अगर नेत्र ना हो, अगर देखने की पावर ना हो तो जिंदगी कितनी डिफिकल्ट हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। उसी तरह अगर ज्योतिष शास्त्र ना हो वेदों में तो वेद जो हैं अधूरे रह जाएंगे। इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट नक्षत्र और लॉजी इज स्टडी। लेकिन अगर हम इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन देखें तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ एस्टर नहीं पढ़ते, एस्टर्स की स्टडी नहीं करते, नक्षत्र ही नहीं पढ़ते, इसके अलावा भी हम बहुत सारा कुछ और भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि ज्योतिष शास्त्र का कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन है तो वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ ज्योतिष शास्त्र, बिकॉज if we say about esters only then it will be incomplete. तो प्रारंभ में इसका अर्थ था व्यवहारिक खगोल विद्या। अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमी भी कहें तो भी अकेला ये जो है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी क्या है? ग्रहों की और प्लैनेट्स का स्टडी। उनके एस्ट्रोनॉमी में हम सिर्फ स्थिति पढ़ते हैं और गति पढ़ते हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, किस गति से मूव कर रहा है, ये पढ़ते हैं। वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देता। और ज्योतिष शास्त्र हमें क्या बताता है, ये तो हम ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ज्योतिष, बट नॉट द कंप्लीट स्टडी। तो ज्योतिष क्या बताता है? ये तो बताता ही है कि हर एक ग्रह की, नक्षत्र की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या गति है, और उसके अलावा एडिशन में बताता है कि जीवन पे उसका प्रभाव क्या है, किस तरह से वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। आप लोग ज्योतिष में आ चुके हैं और ये तो बहुत अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि कितना इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। ज्योतिष के बारे में कहा गया है, सूर्यादि ज्योतिषाम ग्रहण बोधकम शास्त्रम। वह ज्ञान जो ग्रहों की स्थिति एवं उनके भ्रमण काल एवं उनका हम सब पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है, वो है ज्योतिष शास्त्र। इसके बारे में और भी परिभाषाएं हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये दैवीय शास्त्र है। देखिए, विज्ञान जब हम पढ़ते हैं वो फैक्ट टू फैक्ट नॉलेज देता है। ये नहीं बताता विज्ञान कि हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव है। ज्योतिष शास्त्र इसीलिए दैवीय ज्ञान है, क्योंकि एक तो ये इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? किसी मानव से नहीं हुआ, देव ज्ञान है, देवों से आया है, इसलिए ये देवीय ज्ञान है। और फिर उस ज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप और जप करके अपने बुद्धिमता से इसको और ज्यादा डेवलप किया है। तो संक्षेप में ज्योतिष शास्त्र वह खगोल विद्या है जो सभी जीवों एवं प्राणहीन वस्तुओं, जड़ है चेतन है, पर लागू करके सांसारिक शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए यथासंभव मार्गदर्शन एवं सहायता करती है। अब यहाँ पे देखिए, ज्योतिष शास्त्र को ये मान लिया गया है कि सांसारिक एवं शारीरिक सुख प्राप्त करती है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ तक ले जाती है? ये सुख देके, इन सुखों के बारे में बता के आत्मिक सुख की तरफ। इसका अंतिम लक्ष्य आत्मिक शांति एवं मोक्ष प्राप्त कराना है। यह ज्योतिष शास्त्र के लिए हिंदू विचारधारा है।
पश्चिमी देशों के अनुसार यह शास्त्र केवल सांसारिक एवं शारीरिक सुखों तक ही सीमित रह गया है। और अब हम भी क्योंकि पश्चिम की दौड़ में शामिल हैं, तो ज्यादातर हमारे लिए भी ये यहीं तक सीमित हो गया है। अब हम पढ़ते हैं ज्योतिष शास्त्र के कौन कौन से विषय हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 विषय हैं, स्कंध त्रय अर्थात सिद्धांत, होरा एवं संहिता। सिद्धांत इसमें सूर्यादि भचक्र एवं नक्षत्र आदि की स्थिति निश्चित करने का तरीका बताया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? ग्रहों की स्थिति, उनकी गणना और उनकी गति में कैसे कैसे परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें 5 सिद्धांत प्रचलित हैं। सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इनमें आगे जो थे ये सिद्धांत आगे 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 इनमें और इम्प्रूवमेंट हो रही है, सुधार हो रहे हैं और इन्हीं के अनुसार पंचांग, जंत्री आदि बनाए जाते हैं। दूसरा है होरा। आरंभ में होरा शब्द अहोरात्र था, अहोरात्रि भी इसको कहा जाता था, जिसका अर्थ है रात और दिन। जय गणपति के गुरुजी। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हाँ जय गणपति जी, पढ़ाइए जी। तो होरा का अर्थ है रात और दिन। इसमें अशब्द व अंतिम तरह से निकाले जाने से होरा रह गया, जिसका तात्पर्य है समय की गणना। ठीक है, ये आप अभी गणित में पढ़ रहे हैं कैसे गणना की जाती है। अब जो जन्म पत्री है प्रत्येक मनुष्य की निर्भर करती है उसके जन्म की तिथि, समय व स्थान। क्या लेते हैं हम जब कहते हैं ना किसी से बर्थ डिटेल दीजिए, तो बर्थ डिटेल में हम यही लेते हैं उनके जन्म समय, तिथि, ठीक है, और जगह, ये सारी चीजें उनके, और जिन चीजों का संबंध उनके क्या क्या बताते हैं हम, इन से ही हम गणना करते हैं उनके ग्रहों की स्थिति परिस्थिति की, जन्म के समय कौन से ग्रह की स्थिति क्या थी और आगे आने वाले जीवन में किस तरह से वो प्रभाव डालने वाली हैं या डाल चुकी हैं या डाल रही हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों की गणना जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार की जा सकती है। ये भी बताया जा सकता है उसकी जन्म कुंडली देखकर कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, उसकी क्या क्या विशेषता होंगी, आगे उसकी एजुकेशनल एबिलिटीज क्या क्या होंगी, उसकी आयु कितनी होगी, उसका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, कोई घटना दुर्घटना उसके जीवन में कब घटने वाली है, उसकी फाइनेंशियल या वित्तीय स्थिति कैसी होगी, विवाह, संतान, कष्ट, सारी चीजें जो हैं हम उसके जन्म चार्ट से बता सकते हैं। और सभी के लिए ये जो परिस्थिति है, जो परामर्श है, वो सभी के लिए बताया जा सकता है, चाहे कोई कितना भी ऊंचे ओहदे पे है, राजा है, भिखारी है, वॉटेवर। और ये सारे जो अब तक उसने पाया है, किसके द्वारा पाया है? उसके प्रारब्ध के अनुसार। आज की जिंदगी मिली है पिछले कर्मों के हिसाब किताब से, और भविष्य में जो आने वाला है वो बनने वाला है अब के कर्मों से। आजकल इसमें विशिष्ट क्षेत्रों में अलग अलग प्रवीणता प्राप्त करने लगे हैं, जैसे महिलाओं संबंधी ज्योतिष, चिकित्सा संबंधी, व्यवसाय संबंधी, वित्तीय संबंधी ज्योतिष, मानवीय संबंधों जैसे हर हर ज्योतिष में भी ये छोटी छोटी चीजों को बांट दिया गया, ब्रांचेस जो हैं वो बांट दी गई हैं।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में घटनाओं की भविष्यवाणी अनेक निर्देशक प्रणालियों के अनुसार, अर्थात अब ये तो हमने देख लिया कि घटनाओं की, उनके आने वाले जीवन की, उनकी लाइफ की, उनके हेल्थ की, एजुकेशन की, मैरिज की, संतान की, सारी चीजें बता देते, लेकिन कब होने वाली है ये किससे बताते हैं? किससे बताते हैं बताइए? वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष में पर्टिकुलरली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर घटना जो है वो कब घटने वाली है? संहिता शास्त्र, संहिता से। संहिता से नहीं, उनकी जो ग्रहों की स्थिति, उनके जो वो रहते हैं ना, दशा दशा प्रत्येक दशा, अंतर बिल्कुल, दशा क्या उनकी दशाओं से पता चलता है, ग्रहों की दशाओं से पता चलता है कि कौन सी पर्टिकुलर घटना किस पर्टिकुलर टाइम पे घटने वाली है। दशा और गोचर दोनों, गोचर बताता है कि वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी, ठीक है, और दशा बताती है कि कब घटेगी, कब घट सकती है। तो दशाएं कौन कौन सी हैं? विंशोत्तरी हैं, अष्टोत्तरी हैं, योगिनी हैं, कालचक्र, दशा प्रणाली आदि। काफी, सिर्फ हम लोग वैदिक में ज्यादातर पराशरी ज्योतिष में हम विंशोत्तरी दशा की गणना करते हैं, लेकिन और भी घटनाएं जो दशाएं हैं जो बहुत सटीक समय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे योगिनी, अगर आप दशाएं पढ़ेंगे आगे, तो अगर योगिनी में आप परफेक्शन कर लेते हैं, अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं, तो बहुत बढ़िया कैलकुलेशंस निकल के आते हैं। अष्टोत्तरी हैं जिनका हम ज्यादा इस्तेमाल यूज नहीं करते हैं, कालचक्र, दशा प्रणाली, बहुत सारी दशा प्रणाली। तो ऋषि पराशर ने 26 जो है वो दशा प्रणालियां निहित की हैं, ज्यादातर वैशोत्तरी दशा का यूज जो है वो करते हैं। पश्चिमी देशों में भविष्यवाणी प्रोग्रेस्ड हॉरोस्कोप कुंडली के आधार पर की जाती है। तीसरा आता है संहिता। यह नक्षत्रों की स्थिति एवं उनमें होने वाले परिवर्तन तथा उनका मौसम, वस्तुओं, आपने मुंडेन ज्योतिषी के बारे में सुना, इसमें इसी की स्टडी की जाती है। तो इसमें हम मानव, पर्टिकुलरली कोई खास मानव के जीवन के बारे में नहीं, बल्कि पूरे संसार की परिस्थिति एवं स्थिति, उनके नक्षत्रों की स्थिति परिस्थिति से घटनाएं जो घटती हैं उनकी स्टडी इसमें की जाती है। ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम, खेती की उपज, महामारी, आंधी तूफान, भूकंप, भूचाल, राजनीतिक परिवर्तन, ये सारी चीजें हम संहिता से देख सकते हैं। इसमें एस्ट्रोमीरोलॉजी, ऋतु संबंधी, मुंडेन ज्योतिष, व्यापार वस्तु संबंधी ज्योतिष, और इसकी और भी जो है अलग अलग शाखाएं बनने लगी हैं। इसके जो पार्ट हैं गणित ज्योतिष, इसे आजकल खगोल विज्ञान कहते हैं। इसमें नक्षत्रों की स्थिति व इसमें होने वाले परिवर्तन की गणना की जाती है, जो ऑलरेडी आप लोग गणित ज्योतिष पढ़ रहे हैं। खगोल ज्योतिष को अगर हम वैज्ञानिक तौर पे देखें तो अभी क्या है कि सिर्फ इसकी खगोल में हम इसकी परिस्थिति, स्थिति और गति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र को इसमें ऐड करें तो अभी इसमें और बहुत सारी रिसर्च जो है वो होने वाली है, क्योंकि अभी हमने इसको मुख्य धारा फलादेश से उतना नहीं जोड़ा है जितना कि इस पे काम किया जाना चाहिए। खगोल शास्त्रियों को संसार को कोई भी लाभ होने वाला नहीं। जो वैज्ञानिक इस पे करते हैं रिसर्च, वो सिर्फ एक अपनी क्यूरियोसिटी के, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, नए नए ग्रह खोज रहे हैं और उनकी गति क्या है, स्थिति क्या है, कौन से उपग्रह हैं, कौन से ग्रह के कितने, वो सिर्फ इतनी ही जानकारी दे रहे हैं। वैज्ञानिक कितनी जानकारी देते हैं कि उनकी जो
स्पेस में, अंतरिक्ष में कहाँ उनकी स्थिति है। इसके आगे लेकिन इसका एक आम मानव को क्या उपयोग है? सिर्फ नॉलेज है, इसके आगे कुछ नहीं। अब ज्योतिष शास्त्र क्या करता है? इसको जोड़ता है कहाँ से? मानव के जीवन से। तो अभी और इस पे जो है वो रिसर्च हो सकती है जिससे कि और सटीक फलादेश किया जा सके। इसका दूसरा पार्ट है संहिता। संहिता का मुंडेन। पहला तो हो गया गणित, दूसरा हो गया संहिता। ज्योतिष शास्त्र की इस शाखा से किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु सामूहिक रूप से पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विचार किया जाता है। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो अच्छे पद पर हैं, जिनका आम पब्लिक से इम्पैक्ट है, जिनका उनके जीवन के बारे में जाना जा सकता है, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जा सकता है, सामूहिक रूप से मौसम का या और चीजों का किस तरह से मानव जीवन पे प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी इसमें की जाती है। और तीसरा इसका आता है होरा। सबसे ज्यादा जो स्टडीज की जाती हैं वो होरा पे की जाती है। क्यों होरा पे? क्योंकि होरा जो है डायरेक्ट मानव जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। होरा ज्योतिष शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध शाखा है क्योंकि यह व्यक्तियों के बारे में भविष्यवाणी करता है। उनके जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं, आगे आने वाली सफलता, उनकी निराशाजनक परिस्थिति, इन सभी के जो चीजें हैं उनकी गणना जो है हम होरा शास्त्र के द्वारा कर सकते हैं। उपयुक्त 3 विषयों स्कंदत्रय, सिद्धांत होरा, संहिता के अतिरिक्त और भी हैं। ये तो मेन 3 चीजें हैं ही, ठीक है, स्कंद, संहिता और होरा। इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र की कुछ और भी शाखाएं हैं जो कि अभी विकास के साथ साथ जुड़ी हैं, जैसे प्रश्न और शकुन। इस प्रकार स्तंत्रय के स्थान पर, त्रय के स्थान पर स्कंद पंच सिद्धांत हो गया है। सिद्धांत हो रहा, संहिता, प्रश्न और शकुन। अब ये ज्योतिष में 5 विषय हो गए। पहले क्या था? त्रय था, स्कंद त्रय 3 थे, अब 5 हो गए। अब शकुन के लिए जो है अभी भी कंट्रोवर्सीज हैं, विवाद हैं। इसको ज्योतिष का विषय माना जाए या ना माना जाए। और क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि शकुन को का ग्रहों की गतिविधियों से सीधा जो है कोई संबंध नहीं। कोई भी शकुन जो है ग्रहों का उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि शकुन है, कहा गया कि बाईं आंख फड़कती है तो कहते हैं कि अच्छी होती है जेंट्स की राइट और लेडीज की बाईं। लेकिन क्या ग्रहों का इससे कोई इम्पैक्ट है? बिल्ली रास्ता काट रही है, एक शकुन है, उसका कोई ग्रहों से सीधा संबंध नहीं है। आप यात्रा पे जा रहे हैं, गाय अपने बछड़े के साथ आ रही है, शुभ शकुन है, लेकिन ग्रहों से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए, और ज्योतिष का मेन आधार क्या है? ग्रहों की स्टडी, ठीक है, ग्रहों का विचार करना, उसका प्रभाव को देखना ही तो ज्योतिष शास्त्र है ना। उसका भी हमने अभी अभी पढ़ के हटे। तो शकुन का जो है ग्रहों से सीधा कोई संबंध नहीं है। इसीलिए यह विवाद है कि उसको ज्योतिष शास्त्र का भाग माना जाए या न माना जाए। अब प्रश्न शास्त्र है, होरारी एस्ट्रोलॉजी। प्रश्न शास्त्र के बारे में आप लोगों ने सुना है? थोड़ा सा हमने पहले शायद डिस्कस किया भी था। जी मैम, सुना है। क्या होता है प्रश्न शास्त्र? मैम ये इसमें तब यूज करते हैं जब किसी के पास अपनी कुंडली नहीं होती, तो उस टाइम पे जो भी प्रश्न सामने वाला करता है उस हिसाब से उसका प्रेडिक्शन करते हैं। जी, जब ये जरूरी नहीं है कि कुंडली है या नहीं है,
कई बार कुंडली होते हुए भी अगर हमें उसी वक्त की सटीक जानकारी चाहिए तो भी हम प्रश्न शास्त्र लगा सकते हैं। तो प्रश्न शास्त्र क्या है? प्रश्न शास्त्र में जब वो जातक प्रश्न करता है उस समय के अनुसार ही उसकी कुंडली बना ली जाती है और उस कुंडली के आधार पर ही उसके पर्टिकुलर प्रश्न का, यहाँ पे जातक की लाइफ के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, कोई स्वभाव के बारे में प्रेडिक्शन नहीं है, आगे आने वाली घटनाओं के बारे में प्रेडिक्शन नहीं, पूरी लाइफ टू लाइफ प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो उसने एक खास समय पर पूछा है उसकी कुंडली बनाई जाती है और उसके अनुसार उस प्रश्न का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। बहुत सारे लाइफ के प्रश्न हैं, बीमारी है, संतान है, कोई चीज खो गई है, चोरी हो गई है, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनका हम प्रश्न शास्त्र के अनुसार उनकी प्रफलादेश किया जा सकता है। यह प्रश्न किए गए समय पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से कोई प्रश्न पूछता है उस समय के अनुसार वह ज्योतिषी एक राशि चक्र बना लेता है और उस चक्र के आधार पर उस व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर बता देता है। यह विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा लाभदायक है जिनकी कुंडली नहीं होती, जिनके पास अपना बर्थ टाइम, बर्थ डेट नहीं मालूम होती, उनके लिए तो लाभदायक है, लेकिन उनके लिए भी कम लाभदायक नहीं है जिनके पास बर्थ चार्ट है। जब हम किसी विशेष प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हम प्रश्न शास्त्र से उसको ज्यादा आसानी से पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ज्योतिषी केरल के अंकन शास्त्र को भी ज्योतिष का एक भाग मानते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में नहीं चलता, साउथ में चलता है। इसमें प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति से कहा जाता है कि वह अपने शरीर के किसी भाग को हाथ से छुए अथवा किसी फूल का नाम बताए। ज्योतिषी उसके द्वारा छुए भाग अथवा फूल के हिसाब से उसके प्रश्न का उत्तर बता देता है। लेकिन फिर वही बात आती है, चूंकि यह भविष्यवाणी ग्रहों की खगोलीय स्थिति से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होती है, अतः इस प्रणाली को प्रश्न शास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता है। यहाँ पे वो कुंडली नहीं बना रहे हैं, पर्टिकुलर कोई फूल का नाम बोलेंगे, ठीक है, उसके अनुसार वो उनके अपनी उन्होंने प्रेडिक्शंस पहले से बनाई होती हैं। इस फूल का ये प्रेडिक्शन होगा, उस फूल का ये प्रेडिक्शन होगा। कई ज्योतिषी दिए की लॉ से भी प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। जब जातक जो है वो प्रश्नकर्ता जो है वो एंटर करता है उस समय पे दिया जलता रहता है, उसकी लॉ किस दिशा में जा रही है, इससे भी प्रेडिक्शन होता है। लेकिन ये शास्त्रों को ज्योतिष का डायरेक्ट इसमें शामिल करना नहीं तर्क संगत मानते, क्योंकि ग्रहों से इनका सीधा संबंध नहीं होता है। इस प्रकार शकुन तथा प्रश्न को तभी और उसी सीमा तक ज्योतिष शास्त्र का अंग माना जा सकता है जब तक उनका सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खगोलीय स्थिति, नक्षत्रों की गतिविधि से कोई संबंध रहता है। तो प्रश्न शास्त्र को तो हम ज्योतिष में फिर भी मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसका ग्रहों से ही प्रेडिक्शन किया जाता है, ग्रहों की उस टाइम की स्थिति और परिस्थिति देखी जाती है। लेकिन शकुन, अंकन शास्त्र वगैरह ये शास्त्र हैं, इनको ज्योतिष शास्त्र का भाग सीधे से नहीं माना जाता, क्योंकि डायरेक्ट तौर पे इनका ग्रहों से कोई संबंध नहीं दिखाई देता। परोक्ष दर्शन तथा अंतर्ज्ञान। परोक्ष दर्शन भी ऐसा ही है जो ज्योतिष शास्त्र का अंग जिसे नहीं माना जा सकता। इसमें क्या है, आंतरिक बल से, अब ये हर किसी के पढ़ाई कर ली और उससे नहीं, आंतरिक बल से जब किसी दूर की घटना को, और ये इंट्यूटिव पावर आप कह सकते हैं, किसी की इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो दूर होने वाली घटनाओं का आकलन कर सकता है। तो लेकिन इसको भी हम नहीं मान सकते, और ना ही अंतर्ज्ञान जिसमें तत्काल किसी बात की सत्यता का पता बिना कारण अथवा विश्लेषण के लिए लग जाता है। कारण एक ये भी है अंतर्ज्ञान और इसका, क्योंकि उस टाइम पे किसी घटना का हम विश्लेषण नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पर्सन ने कह दिया कि मुझे ये पावर है, मुझे इंट्यूशन है, मुझे दिखाई दे रहा है कि
इतनी दूर वो घटना घटने वाली है उस, लेकिन आज हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हमारे पास विश्लेषण करने के लिए कोई प्रॉपर गणना करने के लिए चीजें नहीं है। इसमें तत्काल पता लगता है ना कि बीच बीच में। ज्योतिष शास्त्र के अंग हैं, यद्यपि ये दोनों भविष्यवाणी वाणी तथा विचार पूर्वक मंतव्य प्रकट करने में सहायक हो सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र की गणना उच्च कोटि के साहित्य में आती है। हम उसको एजम्पशन के तौर पे एज्यूम करके गैस करके उसको हम नहीं बता सकते। शास्त्रीय ग्रंथों में इसका मूल स्वरूप वर्णित है और इन्हीं के आधार पर सूक्ष्म गणना करके गणित की दृष्टि से बिल्कुल सही भविष्यवाणियां करते हैं। जो ये ज्ञान है, परोक्ष दर्शन है, अंतर ज्ञान है, ये क्या है? हम कह सकते हैं गैसिंग है, तुक्का है। सही हो गया तो हो गया, गलत हो गया तो भी कोई हमारे पास तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एजम्पशन और गैसिंग नहीं। ज्योतिष शास्त्र का बारीकी से उसकी गणना करके उसकी भविष्यवाणी को पूरे लॉजिक और फैक्ट के साथ बताया जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक ज्योतिषी इस देवीय ज्ञान भंडार में से उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है जितना प्राप्त करने का वो योग्य होता है, अधिकारी होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि ज्योतिषी अपने ज्ञान की मात्रा अधिकाधिक बढ़ाएं, नहीं तो उसकी दशा एक व्यवसाय की तरह हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, नक्षत्र सूचक अगर हम बिना गणना किए, बिना अध्ययन किए अगर हम भविष्यवाणी करते हैं तो हमारी गणना जो है, हमारी जो फलादेश है, वो उससे एक व्यवसाय की तरह होगा जो सड़क के किनारे बैठ के भविष्य बताते। लेकिन हमारा अगर हम जो ज्योतिष शास्त्र है वो इतना ज्यादा समृद्ध है, इतना ज्यादा अपने आप में परिपक्व है कि एक एक घटना की जो जानकारी अगर हम गणना के करके कैलकुलेट करके देते हैं तो वो बिल्कुल फैक्चुअल होती है और फैक्ट और लॉजिक पे आधारित होती है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा ज्योतिष का परिचय। ठीक है, तो मेन कितने ये अंग हैं, कितने पार्ट्स हैं, भाग हैं ज्योतिष के? 5 हैं। कौन कौन से हैं? सिद्धांत, होरा, संहिता, प्रश्न और शकुन, स्कंद पंच। स्कंद पंच, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मानव देह और 9 ग्रहों का संबंध क्या है। सूर्य, ये आप फलित में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सूर्य यह प्राण तत्व का अधिष्ठाता है, हमारे जीवन में क्रिया शक्ति प्राण शक्ति के रूप में परिलक्षित होता है। प्राण शक्ति हमें किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा ही मिलती है।